हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। अगेन आप लोग को पता है कि हम लोग सारे यूपीएससी एग्जाम्स के पीवाईक्यू को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 2015 का जो क्वेश्चन ये था सीडीएस का ज्योग्राफी का क्वेश्चन सीजन जो फर्स्ट टाइम होता है मार्च में, उसका क्वेश्चन डिकोड किए थे। अभी ये जो है हम लोग सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। आई होप, और ये क्वेश्चन ना मैं आपको ऑलमोस्ट आफ्टरनून में, ठीक है, डेली दे रहा हूँ कि एक ईयर का एटलीस्ट, एक ईयर 1 ईयर 1 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 ईयर 1 सब्जेक्ट है ना। और इससे क्या हो रहा है कि आपका कंप्लीट भी हो रहा है, कुछ और आप रिवीजन कर रहे हो वो मिस भी नहीं हो रहा है। और ये सब सारी चीज़ें जो है एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप जस्ट यूट्यूब से इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा जब आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अटेम्प्ट कहाँ से कर सकते हैं, ये इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये आप देखो कि जैसे मैंने इसको कितने बजे दिया था, लगभग लगभग 2 बजे के अराउंड पीडीएफ दे दिया था। ब्लैंक पीडीएफ है, आप इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर अराउंड 5 to 6 जो पीएम है उस टाइम पे हम इसको वीडियो एक्सप्लेनेशन इसका दे देते हैं। तो उससे आप एक हैफेजार्ड मैनर में प्रिपरेशन भी नहीं करोगे और पीवाईक्यू हो जाएगा। आज का जो वीडियो है उसमें दिखाएंगे कि पीवाईक्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है एट द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, अभी रिसेंट 2025 का जो पेपर हुआ था सीडीएस का, ठीक है, सेकंड, उसमें से डायरेक्टली पीवाईक्यू कैसे रिपीट हुए हैं वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। नॉट वन, एक वीडियो लाएंगे कि 2025 में कितने क्वेश्चन जो है डायरेक्टली रिपीटेड थे फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आप इस सीरीज को बिल्कुल फ्री देख सकते हो यूट्यूब पे, सारे अवेलेबल है, एक भी मिस नहीं होगा। तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर प्रैक्टिस एंड सी ऑल द वीडियो इन ए सीक्वेंस। ठीक है, अगर आपने इसको स्किप किया तो आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। देखो, आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो जो मैंने कल किया था उसके लिए कितना एक्सप्लेनेशन चीज़ों का किया है और कैसे पिक्टोरियल इमेज, हर क्वेश्चन का डिकोडेड इमेज यहाँ पे आपको सामने दिखेगा। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल ही आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से एकदम। ठीक है, ओके, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो है आपको पता है कि सेकंड सीडीएस एग्जाम 2015 में होता है। ठीक है, सेकंड वाला, तो उसका हम लोग आज 19 क्वेश्चन है टोटल और उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपने, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताना कि विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, तो आप देख लेना कि मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है, इसका याद रखना। अब इस मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने का मेजर फैक्टर क्या है, फैक्टर तो काफ़ी सारे होंगे बट मेजर फैक्टर क्या है वो चीज़ें ध्यान रखना। क्या वो लोकेशन होता है, क्या वो थर्मल कंट्रास्ट होता है, क्या वो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, क्या वो हिमालय माउंटेन्स की वजह से हमारे मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो देखो, एक्चुअली फैक्टर तो काफ़ी, ये चारों हैं, फैक्टर चारों हैं, बट इसमें पूछा हुआ है कि मेजर फैक्टर क्या है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का। तो इसमें थर्मल कंट्रास्ट है, अपर एयर सर्कुलेशन है और हिमालयन माउंटेन्स है। लोकेशन को यूपीएससी ने कंसीडर नहीं किया है कि लोकेशन इज नॉट ए मेजर फैक्टर फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 2, 3 और 4 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने अपने आंसर की में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 होता है बट मेजर फैक्टर में 3 ही होगा, इसका ध्यान रखना। लोकेशन का ये एक फैक्टर हो सकता है बट मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर फैक्टर ये है अपर एयर सर्कुलेशन, थर्मल कंट्रास्ट एंड हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, और ऐसे आता है ना, इसलिए अपना जो इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। और ये मानसून क्या होता है, ये बेसिकली सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। ठीक है, इसको यूपीएससी ने 2019 में इस डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ लिया था कि व्हाट इज मानसून, और ऑप्शन में था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, तो मानसून को सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी बोलते हैं और ये आप टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लिया आपने। ठीक है, मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट इन इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि इन सब इंडियन स्टेट में से कंसीडर करो, जैसे छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है और तमिलनाडु है। इसमें कह रहे हैं कि विच अमॉन्ग द स्टेट्स एबो गिवन आर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, किस टर्म में, जोग्राफिकल के टर्म में। तो जोग्राफिकल के टर्म में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट इनमें से कौन से हैं, तो जो भी ऑप्शन है, इवन आफ्टर डिवीजन हमारा आंध्र प्रदेश जो है इन सब साइट में से सबसे बड़ा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। और उत्तराखंड जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से स्मॉलेस्ट है इन द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए, यानी कि अपना आंसर कौन सा हुआ, लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, तो 3 और 4 हो गया। ठीक है, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए कि ओवरऑल कौन से लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, तो ओवरऑल लार्जेस्ट जो है राजस्थान है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, गोवा है। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है ओवरऑल। ठीक है, ओके। अब ये देखो, कह रहा है कि प्लांट और वेजिटेशन को मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। ठीक है, अब कह रहा है कि इबोनी जो है कौन से टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में मिलता है। तो इबोनी आपको पता होगा कि इबोनी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। ठीक है, शीशम जो है वो मॉइस्ट डेसिडियस में मिलता है। ठीक है, तो इसका 1 हो गया। वॉलनट क्या हुआ, वॉलनट किससे मिलता है, तो वॉलनट जो है हिमालयन मॉइस्ट से मिलता है। ठीक है, और बिरक जो है अल्पाइन से मिलता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने देखा होगा इसको। ये देखो, इवोनी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है, सीसम मॉइस्ट डेसिडियस में होता है, वॉलनट जो है हिमालयन मॉइस्ट में होता है और बिरक जो है अल्पाइन में होता है। ठीक है, पिक्टोरियली आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं अपने, कि जो ये क्वेश्चन है जियोग्राफिकल टाइम स्केल और लाइफ फॉर्म, ठीक है। इसमें बताना है कि कब कौन से जियोग्राफिकल टाइम स्केल में कौन से लाइफ को का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये देखो पहले आप यहाँ पे कि पेलिस्टोसीन पीरियड में ह्यूमन जेनस आए थे, ठीक है। पेलोशियन में कौन से आए थे, मैमल्स आए थे। पर्मियन में कौन से, फ्रॉग आए थे। और कैम्ब्रियन में इन्वर्टेब्रेट्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, प्लेस्टोसीन में कौन अभी देखा हमने, ह्यूमन जीनस, ठीक है। पेलियोशियन में कौन से आ गए थे, मैमल्स आ गए थे, ठीक है। फिर पर्मियन में कौन थे, तो फ्रॉग थे। और कैम्ब्रियन में कौन थे, इन्वर्टेब्रेट्स थे। तो 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन ए। और जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑफिशियल आंसर की है, तो आपको बिल्कुल भी वैसे थॉट नहीं देना है कि जस्ट ये रैंडम आंसर दे रहा है। मेक श्योर कि ये आंसर जो है पूरा ऑफिशियल आंसर की से मैच्ड है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे क्लाइमेट फेनोमेनन है, ठीक है। अब देखोगे कि यूपीएससी के किसी भी पेपर में क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, इस चैप्टर का 2 पार्ट, एक तो क्लाइमेट और दूसरा एटमॉस्फेयर, इससे हर सीजन मतलब ओवरऑल 3 या 4 क्वेश्चन होते ही हैं, 2 एटमॉस्फेयर से और 2 क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर को आपको तो हॉलिस्टिकली करके जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो किससे मैच करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लो एक फोटो, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑफ, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। अब इसका जो क्लाइमेट होगा वो किस तरह का होता है, ये मॉडरेट रेंज का होता है। यहाँ पे वार्म समर होता है और माइल्ड विंटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या होगा कि टेम्परेचर रेंज जो है इज ए मॉडरेट विथ वार्म एंड हॉट समर एंड माइल्ड विंटर, ठीक है। क्यों ऐसा हो, ठीक है, ठीक है। मेराइन वेस्ट कोस्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेटेड बाय मेराइन इन्फ्लुएंस। आपको यहाँ पे मेराइन कीवर्ड दिख रहा होगा कि मेराइन वेस्ट कोस्ट कह रहा है, तो ऑब्वियसली मेराइन से इन्फ्लुएंस्ड होगा, है ना। अगर आपको ये पता चल गया तो आप ऑप्शन में आओ और देखो कि बी का 1 कौन कौन से ऑप्शन में। तो यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं है तो यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा। अब आपको 2 ऑप्शन, एक तो श्योर होगा ना कि बी का 1, अब बी का 1 हुआ तो यहाँ की सी का 3 भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया ना कि क्योंकि दोनों ऑप्शन में सी का 3 है। अब देखो ड्राई मिड लैटिट्यूड, ये क्या करे कि स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल विथ लार्ज एनुअल रेंज, वार्म समर टू हॉट एंड कोल्ड विंटर टू वेरी कोल्ड, ठीक है। मतलब समर काफ़ी हॉट होता है, ठीक है, और कोल्ड विंटर जो है बहुत ही कोल्ड होता है। तो ये ड्राई मिड लैटिट्यूड का केस है। यहाँ पे मॉइस्ट कंटिनेंटल में क्या होता है कि मॉइस्ट कंटिनेंटल में क्या होता है कि वार्म, अब ये हो गया ऑप्शन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा 2। मॉइस्ट कंटिनेंटल में वार्म समर होता है और कोल्ड विंटर होता है विथ 3 मंथ बिलो फ्रीजिंग, ठीक है। वेरी लार्ज एनुअल टेम्परेचर है, इनका जो टेम्परेचर रेंज भी है वो काफ़ी लार्ज होता है। तो मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल का ये केस है, ठीक है। यहाँ पे पिक्टोरियली समझो कि यहाँ पे थोड़ा स्वैप कर दिया है। मेराइन वेस्ट कोस्ट जो है मेराइन इन्फ्लुएंस के साथ होता है, और मेडिटेरियन जो है मॉइस्ट रेंज, वार्म समर एंड माइल्ड विंटर। अब आपको ये देखो, ये पिक्टोरियल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है कौन कौन से रीजन में होता है। यहाँ पे आप देखो साउथ अमेरिका की ये मेजर पार्ट में इधर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिको और वो सब साइड में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और ये मडगास्कर, अगर मडगास्कर का बोले कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस है तो मेडिटेरियन। अब ये ड्राई मिड लैटिट्यूड टाइप ऑफ क्लाइमेट अपना इंडिया का भी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेराइन वेस्ट कोस्ट का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, ये अपर वाले साइड में अमेरिका और कनाडा के। यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके हैं, ठीक है, नॉर्वे वगैरह और यूके वो सब। और मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल रसिया और वो सब सारे यूरोपियन कंट्री के भी हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड तो नीचे है बट इसका भी जो क्लाइमेट है वो कैसा है, तो वो है मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल। इस चीज़ का ध्यान रखना है मैप वाइज, ठीक है। तो ये अपना आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके प्रॉपर समझिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कि इफ़ ए शिप हैज़ टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची, अगर किसी शिप को चेन्नई से कोचिंग जाना है, इट हैज़ टू गो थ्रू श्रीलंका, ठीक है, रादर देन क्रॉसिंग दी पाल्क स्ट्रेट। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो आप कि अगर यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोचिंग है, तो इसको अगर जाना है चेन्नई से कोचिंग, तो ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे तो गैप है, आपको पता है कि यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है, बट यहाँ से कोई शिप नहीं जाता है, इसको पूरा पूरा श्रीलंका क्रॉस होकर और फिर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न ये है ना कि यहाँ पे आप देखोगे, आपको पता होगा कि राम सेतु बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी शिप जो है नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही ये कारण है कि इट इज़ टू सैलो फॉर शिप टू क्रॉस वहाँ पे क्रॉस दी स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है। यही सब कारण है, ऐसा नहीं है कि डज नॉट अलाउ, श्रीलंकन नेवी यहाँ पे अलाउ नहीं करता, ये बात बिल्कुल भी गलत है। शिपिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्टेट ड्यू टू इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये भी बात गलत है, ठीक है। और द अराउंड श्रीलंका रूट इज एक्चुअली शॉर्टर देन द क्रॉसिंग ऑफ द पाक स्ट्रेट, ये भी बात गलत है। शॉर्टर नहीं है, 2 लॉन्गर है, बट वहाँ पे हम पास ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस रीज, तो इसकी वजह से वो हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। ये मेन रीजन है कि टू सैलो फॉर शिप टू क्रॉस, ठीक है। तो
15 का बी आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदरिंग टाइप बताना है और लैंडफॉर्म प्रोसेस बताना है। आपको पता होगा कि हम लोग 15 जो फर्स्ट पेपर किए थे उसमें भी वेदरिंग वाला क्वेश्चन आया था, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग से रिलेटेड। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना कि केमिकल वेदरिंग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक। मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो किसका होता है, सैटेलाइट का होता है। सॉरी मैकेनिकल वेदरिंग जो है यहाँ पे प्लांट रूट का होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली रूट ब्रेक डाउन कर देता है ना, उसकी वजह से। ग्लेशियल डिपॉजिट किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो ग्लेशियल डिपॉजिट जो है आप देखोगे यहाँ पे टिल है, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है ग्लेशियल डिपॉजिट। और जो डिपोजिशन बाई ग्राउंड वाटर होता है वो सैटेलाइट होता है, ठीक है। ये पिक्टोरियल आप समझ लो। केमिकल वेदरिंग किस ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, मैकेनिकल वेदरिंग प्लांट रूट की वजह से हो रहा है, ग्लेशियल डिपॉजिट किसकी वजह से हो रहा है, टिलेज की वजह से हो रहा है, ग्राउंड जो है वो सैटेलाइटिक से हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन 2314 ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज आर कनेक्टेड बाय इंडियन रेलवे। ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर का जो स्टेट कैपिटल है, ठीक है, वो कनेक्ट हुआ है। मणिपुर था या मिजोरम था, एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि अभी रिसेंट जो है मोदी जी ने कौन से स्टेट कैपिटल को नॉर्थ ईस्ट का रेलवे से कनेक्ट किए थे, इसका एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, अगरतला और गुवाहाटी दो ही कनेक्टेड है, गुवाहाटी असम, ठीक है, और त्रिपुरा का अगरतला जो कैपिटल है वो, कोहिमा, ऐजवाल और इम्फाल उस टाइम पे नहीं था, इसलिए ऑप्शन इसका सिर्फ 2 ओनली होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम का आंसर की, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी माउंटेन्स है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना काफ़ी टफ टास्क है, तो इसलिए काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखो ये रीज़न दिया हुआ और स्टेट दिया हुआ, इसे मैच करना है आपको, ठीक है। अब इसमें से आपको सबसे पहला चीज़ अगर दिखेगा तो क्या दिखेगा, बघेलखंड। बघेलखंड कौन से एरिया में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है, सॉरी, ठीक है। और कुटांड ये जो है आपको साउथ जैसा नाम साउंड भी कर रहा है, तो केरला में है। सौराष्ट्र आपको पता है यहाँ की क्रिकेट टीम भी है, तो गुजरात का, ठीक है। और राढ़ जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2341, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में डिफरेंस, ठीक है। तो बुंदेलखंड जो है ना, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है, ये ऐसे भारत हो गया। तो बुंदेलखंड रीजन जो है यहाँ पे है, ठीक है, और बघेलखंड रीजन जो है छत्तीसगढ़ और एमपी का वो मिक्स मैच है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना, और आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे से राइज होता है कि जो भी अपने टॉपिक ऑफ कैंसर और ये क्या कहते हैं उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे मैच करते हैं, ये दोनों जो है बघेलखंड रीजन में यहाँ पे मैच करते हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। बघेलखंड रीजन, ठीक है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्ट। पोर्टलैंड सीमेंट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उससे क्या करेक्ट है। सिलिका जो है इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, ठीक है, देखते हैं इसका। अभी ऑप्शन देख रहे हैं, एल्युमिनियम मेक्स द सीमेंट क्विक सेटिंग, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एल्युमिनियम से जो है सीमेंट क्विक सेट कर जाता है, एल्यूमिना से एक्चुअली। एक्सेस ऑफ लाइम इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, ओके, कह रहा है कि सीमेंट में जो अगर लाइम हम ज़्यादा डाल दें तो स्ट्रेंथ उसके सीमेंट का स्ट्रेंथ उसको और बढ़ा देता है, ये भी चीज़ देखते हैं हम लोग आगे। कैल्शियम सल्फेट इंक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट। अब ऑप्शन देखो आप, आपको हो सकता है कि इसके बारे में नहीं पता होगा, सीमेंट के बारे में कौन पढ़ता है, बट ऑप्शन में आपको 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, बट मैक्सिमम करेक्ट कितने हो सकते हैं, 3, है ना, नहीं तो बाकी, और मिनिमम करेक्ट कितने हो सकते हैं, 2। यानी कि सिंगल वन स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब सिर्फ अकेला करेक्ट है बाकी स्टेटमेंट गलत है, ऐसा भी नहीं है। या तो 2 मैक्सिमम सही है, ठीक है, या फिर 2 गलत है, या फिर 3 मैक्सिमम सही है, 1 गलत है, ठीक है, ना ही सब ऑल रॉन्ग है और ना ही। अब आपको देखना है इसमें क्वेश्चन में कैसे बनाया गया है। यहाँ पे चेंज यूपीएससी कहाँ टाइम ले सकता है, कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज है, ठीक है, उसके जगह पे डिक्रीज कर सकता है, बस इतना ही स्टेटमेंट में फर्क दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। सिमिलरली जहाँ पे डिक्रीज है वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही स्वैप होता है और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, सीमेंट वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे कि जो एक्सेस ऑफ लाइम होता है वो क्या करता है कि ये इंक्रीज नहीं करता है, यहाँ पे ये वीकेंस कर देता है, ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट है। इससे क्या होता है, लाइम डालोगे ना जब ज़्यादा लाइम, तो ये एक्सपेंड और डिसइंटीग्रेट हो जाए, पहले ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे लाइम डाल दिया बहुत सारा, तो ये क्या होगा कि इसकी पार्टिकल जो है ऐसा होना स्टार्ट कर देगा, मतलब दूर दूर एक्सपेंड होना शुरू कर देगा। तो एक्सेस ऑफ लाइम डज नॉट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट रादर देन इट वीकेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है। अब आपको एक तो मिल गया ना कि ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है, इस ऑप्शन को हटा दो।
यहाँ से। अब सिलिका इम्पार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, ये बात ट्रू है कि सिलिका से जो है इंक्रीज होता है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया, सिलिका जो है इंक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अल्मुनियम मेक्स द सीमेंट क्विक सेटिंग, ये भी बात, अलुमिना जो है सीमेंट को एकदम क्विक सेट कर देता है, आपको पता है कि दिन में करो और रात तक को सेट कर देता है उसका, ये बिकॉज ऑफ अलुमिना होता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन अपना गलत हो गया, यानी कि 1 और 2 करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन बचा, ये खत्म, क्योंकि 2 और 4 कह रहा है। अब 4 देखना कि सही है। कैल्शियम सल्फेट डिक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ये बात भी गलत है, इट डज नॉट डिक्रीजेज, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट होता क्या है एक्चुअली, तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम होता है, ठीक है। और ये जो है इट डज नॉट डिक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट, और इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर अपना 1 और 2 होगा, राइट। यहाँ पे देख लो, सिलिका जो है इम्पार्ट स्ट्रेंथ, अलुमिना जो है मेक सीमेंट क्विक सेट क्विकली। आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट में बताना कि इंडिया का रैंक क्या है, इंडियाज रैंक इन सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है। क्यों सीमेंट क्यों जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट से बहुत ज़्यादा CO2 इमिशन होता है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन से, और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेटर में भी वन ऑफ द फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इस बारे में, यूपीएससी ने 2025 में भी इसके बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वहाँ पे, तो आई होप कि आप इसका रैंक यहाँ पे बता पाओगे मुझे, ठीक है, कमेंट में। अब नेक्स्ट है कि 21 नंबर क्वेश्चन, सिटी एंड अर्थक्वेक जोन। कोलकाता जो है जोन 5, अच्छा यहाँ पे सिस्मिक जोन है, अर्थक्वेक जोन आपको देखना है। कोलकाता कौन से में आता है, गुवाहाटी कौन से में आता है, दिल्ली और चेन्नई। जो भी दिल्ली में रहते होंगे उनको ये पता होगा कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता रहता है, ठीक है। चेन्नई वाले को एकदम हार्डली फील होता होगा कि कभी अर्थक्वेक आया है, और गुवाहाटी जो आसाम में है उनको थोड़ा सा ये है। अब यहाँ पे पिक्टोरियली हम लोग समझते हैं कि दिल्ली जो है काफ़ी हाई डैमेज जोन में होता है, तो दिल्ली जो है जोन 4 में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी काफ़ी, वहाँ पे तो एकदम डायरेक्ट माउंटेन है, तो वहाँ पे आना तो वो फिक्स ही होता है, तो ये काफ़ी हाई जोन में है, काफ़ी हाई वेरी डेंजर जोन में है बोल सकते हैं वैसे। कोलकाता जो है मॉडरेटली डैमेज करता है, तो कोलकाता जो है जोन 3 में है, और चेन्नई तो बिल्कुल लिस्ट है, मैंने बताया था कि हार्डली उनको फील होता होगा कभी, तो ऑप्शन इसका ए हो गया, ठीक है। श्योर ब्रो, 3, सॉरी, इसका आंसर जो है यहाँ पे मिस मार्क्ड हो गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, ओके। अब यहाँ पे लेक देखा और टाइप, लेक से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो एक स्पेशल वीडियो में उसको लेक से रिलेटेड सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो डील कर देंगे, और उसका कंसेप्ट और भी होगा उसको डील कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, अष्टामुड़ी ख्याल जो है वो कहाँ पे है, हेमंत सागर ये कहाँ पे है, डाल लेक कौन से टाइप पे है एक्चुअली ये लेक, और सोमगो लेक कहाँ पे है। अब आपको सोमगो लेक नाम से क्लियर हो रहा है कि सिक्किम के अराउंड है, ठीक है, आपके लिए एड ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये किस तरह का लेक है, तो सिक्किम में ग्लेशियर लेक ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका 3 हो गया, है ना, 3 हुआ, तो ये हटा दो। अब अष्टामुड़ी ख्याल आपको पता होना चाहिए कि ये केरला में है, ठीक है, और यहाँ पे एक लगून बनाता है, तो ये 2 हो गया। हेमंत सागर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद में है, और हैदराबाद में होने की वजह से ये किस तरह का हो गया वहाँ पे, तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल, हेमंत सागर जो है आर्टिफिशियल वाटर है, ठीक है, स्वीट वाटर। और डाल लेक जो है ये भी स्वीट वाटर है, फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं उसको, और ये रेसिडुअल है। डाल लेक आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, टूरिज्म के लिए। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, 2 4 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। ये देख लो आप, अष्टामुड़ी ख्याल जो है उसको लगून बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। हेमंत सागर जो है आर्टिफिशियल स्वीट वाटर है, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। डाल लेक जो है ग्लेशियल, डाल लेक ग्लेशियल क्यों बोला है, डाल लेक जो है वो एक्चुअली रेसिडुअल है, रेसिडुअल टाइप में है, और ये कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में है। सोंगपो लेक जो है वो सिक्किम में है, और ये किस तरह का है, वो ग्लेशियर लेक है, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन ऑफिशियल आंसर किस है, ऑप्शन ए है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये पूछा हुआ है स्टील मिल और स्टेट, ये जो है इंडस्ट्री और उसके लोकेशन पूछता है, काफ़ी हर साल पूछता है एक क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि इस बार आप करके जाना इंडस्ट्री एंड देयर लोकेशन, ठीक है। कलिंगा नगर आपको पता है कि कलिंगा हिस्ट्री से भी पता है कि उड़ीसा में था, ये हो गया कलिंगा नगर उड़ीसा में होगा। विजयनगर आपको पता है कि कर्नाटका, हम्पी वगैरह वो सब चीज़ें, तो ये कर्नाटका में है।
सलेम और दुर्गापुर, आपको देखना है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। तो दुर्गापुर पता है ना कि नॉर्दर्न नाम है ना। दुर्गा पूजा भी ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है, तो ये हो गया। और सलेम जो है वो तमिलनाडु। ऐसे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा जब आप कंफ्यूज होते हो बिटवीन टू ऑप्शंस, तो ये सब सारे लॉजिक आपको लगाने पड़ते हैं। 3 4 2 1 ये ऑप्शन सी हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये देख लो, दुर्गापुर कोलकाता में है, कलिंगानगर उड़ीसा में है, सलेम तमिलनाडु में और विजयनगर उड़ीसा में है, सॉरी कर्नाटका में है विजयनगर। ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो कैसे होता है, यहाँ पे पिक्टोरियल से समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो साइक्लोन होता है वो कैसा होता है उस टाइम पे, वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये क्या होता है, कॉरियोलिस इफेक्ट। और ये क्या होता है, यहाँ पे देखना दो दो ऑप्शन है आपके पास, काउंटर क्लॉकवाइज। तो आप किस में से जाओगे, यहाँ पे देखना क्या ये अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है या टुवर्ड्स द सेंटर आता है। तो आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा होगा ये, तो ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे देखो कैसे, ये सेंटर हो गया इसका, लो प्रेशर जोन हो गया यहाँ पे, और जो सर्कुलेशन है ये टुवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो टुवर्ड्स द सेंटर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है हमेशा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाता है, तो इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो इट्स नॉट अवे बट इट्स टुवर्ड्स। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है काउंटर क्लॉकवाइज होता है पहला चीज़, और दूसरा जो है कि टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। आप हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या वैसे पढ़ते हो क्लॉकवाइज, बट टुवर्ड्स और अवे नहीं पढ़ते हो, तो इसका ध्यान रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन से। 31 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। क्या एटमॉस्फेयर हैज डेफिनिट अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट बिकम्स imperceptible। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनिट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट बिकम्स इम्परसेप्टिबल्स। ठीक है, यानी कि इसका देखो यही है, यहाँ पे डेफिनिट नहीं है। एटमॉस्फेयर का क्या डेफिनिट अपर लिमिट्स होगा बताओ आप। ठीक है, तो डेफिनिट नहीं है इसका, और ऑप्शन अपना बी होगा। कोई भी डेफिनिट अपर लिमिट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो नीचे लेयर जैसे आता है वो धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तो स्टेटमेंट सही रखेगा बट थिन के जगह पे थिक कर देगा। ठीक है, तो यही माइनर चेंजेस यूपीएससी करता है, कुछ नहीं करता है। यहाँ पे अगर देखो आप अपर भी देखोगे, यहाँ पे थिन के बाद से यहाँ पे थिकनेस कर दिया। ठीक है, यही मेजर स्टेटमेंट का चेंज होता है और यहीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे थिकनेस नहीं होता है, थिकन नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है कि थिन होते चला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे ये अपर एयर होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो नो डेफिनेट अपर लिमिट बट इट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, देखो एटमॉस्फेरिक लिमिट ग्रेजुअल फेड, ऑप्शन बी ऑफिशियल आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कौन सा एलिमेंट जो है वो फाउंड होता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इस क्वेश्चन का आपको पता है कि पिछली बार में भी दिया हुआ था। ठीक है, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन को। और अर्थ का कंपोजिशन यहाँ पे परमानेंटली समझ लेते हैं, इससे आपको कभी भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। अर्थ क्रस्ट की बात करें, नॉट इन द एटमॉस्फेयर बट अर्थ क्रस्ट की बात करें सॉइल में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और फिर आयरन है, और सबसे कम में मैग्नीशियम दिखता है, मतलब ये लास्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का ऑक्सीजन आपको पता है यहाँ पे कि हाईएस्ट क्वांटिटी है और ये कितने परसेंट है 46%। मैग्नीशियम लोएस्ट क्वांटिटी है और ये 2% है, तो ये अपना आंसर हो गया 41 का डी। ठीक है, अब ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोल्ड फ्रंट मूव एट लोअर रेट देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आगे देखते हैं। कोल्ड फ्रंट्स नॉर्मली मूव फास्टर, यहाँ पे देखो स्लोअर, अब स्लो को फास्ट में कन्वर्ट करेगा और फास्ट को स्लो में करेगा, तो इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक देगा। अब यहाँ पे स्लो रेट पूछा हुआ है, यहाँ पे मूव जो भी फास्टर है, यहाँ पे फास्टर की बात की हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है कि स्लोअर रेट की बात की हुई है, और यहाँ पे भी फास्टर का। अब कोल्ड फ्रंट जो है कह रहे हैं कि स्लो मूव करता है देन वार्म फ्रंट। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट। ये बात गलत है, क्योंकि कोल्ड फ्रंट जो है वो मूव फास्टर करता है और इट कैन एंड क्या कहता है कि फ्रिक्वेंटली जो है ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को। कोल्ड फ्रंट कैसा होता है, कोल्ड ऑब्वियसली, ठीक है, वार्म फ्रंट वार्म होता है और ये आराम से ले लेता है, और इसकी मिड जर्नी पे काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोल्ड फ्रंट जो है नॉर्मली मूव्स फास्टर देन वार्म फ्रंट एंड देयरफॉर इट फ्रीक्वेंटली ओवरटेक द वार्म फ्रंट, है ना। यही सब कैच है यार, इस चीज़ पे फोकस करोगे, आई होप कि अच्छा करके आओगे इन द पेपर। यहाँ पे भी देख लो कि कोल्ड फ्रंट क्या दिया है ऑप्शन डी में कि कोल्ड फ्रंट फास्टर तो मूव करता है देन वार्म फ्रंट बट दे कैन नॉट ओवरटेक, ये स्टेटमेंट गलत है, दे फ्रीक्वेंटली ओवरटेक द
करंट, यही सब मेजर, कैन नॉट, ये सब चीज़ें, स्लो फास्ट, ये सब चीज़ों को फोकस कर लो। क्वेश्चन कैसे लगाना है वो मैं बेसिकली यहाँ पे सिखा रहा हूँ, रादर देन क्लियरिंग द कंसेप्ट। क्यों कैसे गलत करता है आपको पता होता है, बट आप कहते हो ना कि सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये जस्ट उसी की वजह से है कि क्वेश्चन सही से नहीं देख पाते हो जल्दीबाजी में, टाइम लिमिट में, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहे हैं कि वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट, सही बात है कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो डिफरेंट होता है ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ ऑन द मून एंड इन एम्प्टी स्पेस इज सेम। तो आपको पता होना चाहिए कि मास जो है वो हमेशा सेम होता है, जबकि वेट जो है वो डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन दी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। वेटलेसनेस ऑफ ए बॉडी ऑकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस, ये गलत बात है। वेट एंड मास ऑफ ए बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका आंसर एक सेकंड दोस्त, यहाँ पे ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली सही है। वेटलेटनेस ऑफ ए बॉडी ऑकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस, और ये इसी से होता है वेटलेटनेस, है ना, जब प्रॉपर्ली बैलेंस हो, और ये डिपेंड करता है कि वो ग्रेविटी कितना है उस सरफेस का, ठीक है। और ये क्या होता है कि वेट एंड मास ऑफ ए बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, आर नॉट इक्वल होता है, ठीक है, एट सी लेवल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वेट और मास आपको पता है कि वेट मास तो आपका 80 kg, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो वो ज़्यादा बेटर होगा, कि यहाँ पे मास जो है अर्थ पे वो 80 kg है, तो 80 kg वो कहीं भी रहेगा, नो मैटर ऑफ ये, ठीक है। जबकि जैसे ही इसमें वेट वो लगा दो, ओ सॉरी, इसका वेट मेजर करो तो इसमें जी की वैल्यू आ जाती है, और आपको पता है कि एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है, या एम जी बोलो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो जैसे ही जी लगा तो अब इसके वेट एक फोर्स होता है, जबकि मास जो है एक एलिमेंट या मैटर होता है, ठीक है। तो ये वैरी करने लगता है और नॉट इक्वल एट द सर्फेस ऑफ द, कोई भी सी लेवल पे इक्वल नहीं होता है, और इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, उस चीज़ को याद रखो। वेट एंड मास आर नेवर इक्वल, पहला चीज़, इवन एट सी लेवल। मास इज अ मैटर, वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट मैटर, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। यहाँ पे अच्छा चीज़ मुझे ये दिखा कि ग्रेविटी जो है अर्थ का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मेजर करते हैं, जबकि ग्रेविटी जो है ऑन मून कितना होता है, आपको पता है कि मून का लेस होता है, बट कितना होता है वो नहीं पता होगा, तो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द कुरुशियो इज अ वार्म नॉर्थ फॉलोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। कुरुशियो कह रहा है कि एक वार्म है, अब यहाँ पे कोल्ड को वार्म करंट में क्या कहता है, ओशन करंट में, वार्म को कोल्ड, कोल्ड को वार्म, इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ फॉलोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, देखते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ वोल्केनो एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ द जापान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कुरुशियो बिकमिंग वार्म। देखो वोल्केनो कैन नॉट बी ए रीजन, राइट, वोल्केनो कैन नॉट बी ए रीजन फॉर अ ओशियन करंट टू बी वार्म, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वोल्केनो एक रीज़न नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो यही तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले वो में होता है, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में, कि एक आइदर सही होगा, दोनों सही होंगे, या फिर कोई एक सही होगा, बट दोनों गलत नहीं हो सकता। आपको एक पता चल गया तो आप सेकंड इसलिए कर सकते हो, ठीक है। और कुरुशियो किस तरह का करंट है, वार्म करंट। आपको पता है कि पिछले वीडियो में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे इसको कुरुशियो करंट को ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है, इसका नाम ध्यान रखना। अगर आगे चल के ये आपसे बोल दे कि ब्लैक स्ट्रीम जो है वार्म करंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुरुशियो करंट के बारे में ही बात कर रहा है, पहला चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखना एक फेनोमेना है कि वार्म, पहला क्या है कुरुशियो करंट के बारे में, कि ये वार्म होता है, नॉर्थ फॉलोइंग करंट होता है। मिथ क्या है कि हीटेड बाई अंडर वाटर वोल्केनो, ये मिथ है, करेक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है कि हीट इज सोलर ड्रिवन, जो हीट वार्म होता है वो बिकॉज ऑफ सोलर ड्रिवन, ठीक है। वोल्केनिक हीट इज ए फ्लैशी, ठीक है। और ये फालतू का मिथ है, वैसे उतना इफेक्ट नहीं करता, वोल्केनिक इफेक्ट होता ही नहीं है वार्म करंट, ये बिकॉज ऑफ सोलर ड्रिवन है, सोलर की वजह से वार्म होता है, ठीक है। तो आई होप कि इसका आंसर सी हो गया। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा आज का जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किया विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आपके दिमाग में भी बैठा होगा काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डू लेट मी नो इन द फीडबैक कि इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द डे, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीडीएस 2016 का फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे, और सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहेगा। पहले हम लोग ज्योग्राफी खत्म करते हैं, फिर आपने बताना है कि ज्योग्राफी के बाद से कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, टिल देन टेक केयर।